वेलकम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम मार्क्स के क्लास स्ट्रगल के कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि मार्क्स एक नवीन समाज की रचना करना चाहता था, एक साम्यवादी समाज की रचना करना चाहता था, एक ऐसे समाज की संरचना करना चाहता था जहां मजदूरों का शोषण नहीं हो, जहां असमानता नहीं हो, जहां निजी संपत्ति नहीं हो, और ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए वो जो जिस मार्ग को तय करता है, उस मार्ग में क्लास स्ट्रगल या वर्ग संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की पहली लाइन, जो ओपनिंग लाइन, ये कहती है कि ऑल द स्ट्रगल इदरटो इज द क्लास स्ट्रगल। अब तक जो भी संसार में जो स्ट्रगल रहा है वह वर्ग के बीच संघर्ष का रहा है। वर्गों के बीच संघर्ष का इतिहास अब तक का सामाजिक विकास का निष्कर्ष है। तो वर्ग संघर्ष क्या होता है, ये कैसे इतिहास को आगे बढ़ाने में, इतिहास को विभिन्न चरणों में ढकेलने का काम करता है, किस तरह से समाज में परिवर्तन आगे बढ़ता है, और किस तरह से वर्तमान समय से समाज आगे जाएगा, इस सब में क्लास स्ट्रगल की कॉन्सेप्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम लोग आज क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। क्लास स्ट्रगल में सबसे पहले है क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिफाइंस क्लास। तो कहता है कि वर्ग किसी भी समाज में, मुख्य रूप से आदिम साम्यवादी समाज के बाद जब समाज बना, दास व्यवस्था समाज हो या सामंती समाज हो या वर्तमान काल जिसमें वो थे जो पूंजीवादी समाज है, इन तीनों ही समाज में जो है दो प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। ये वर्ग का जो आधार है वो आर्थिक है, भौतिक है। उत्पादन की प्रक्रिया में जो उत्पादन संबंध बनते हैं, उत्पादन संबंध में जिस व्यक्ति की जो भूमिका होती है वही उसका क्लास होता है, वही उसका वर्ग होता है। तो वर्ग का मूल आधार जो है वो आर्थिक है, भौतिक है। और ये कहता है कि जो दास व्यवस्था समाज हो या सामंती व्यवस्था वाली समाज थी या पूंजीवादी व्यवस्था वाली समाज है, इन समाज में जो ये वर्ग हैं वो वर्ग के हित एक दूसरे के विरोधी हैं। चूंकि वर्गों का आधार आर्थिक है, भौतिक है। एक वर्ग जो संसाधन पर कब्जा किए हुए संसाधन का स्वामी है, एक वर्ग जिसके पास कुछ नहीं है, केवल लेबर है, केवल श्रम है और श्रम के माध्यम से अपने आजीविका कमाता है। ऐसी अवस्था में जो संसाधन संपन्न वर्ग है वो अधिक से अधिक लाभ चाहता है। संसाधन विहीन वर्ग, जो श्रमिक वर्ग है, वो अपने लिए अधिक से अधिक मजदूरी चाहता है। और इस तरह से दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिंग है, एक दूसरे के विरोधी हैं। और इसी विरोध से जो है कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष पैदा होता है। लगातार ही दोनों वर्ग में संघर्ष चलता रहता है। और इसीलिए कहता है कि वर्ग संघर्ष विभिन्न अवस्थाओं में जो आर्थिक द्वंद्व की अभिव्यक्ति है, चाहे आप जो है स्वामी दास व्यवस्था में चले जाएं, वहां स्वामी और दास के बीच जो संघर्ष है वो भी भौतिक आधार पे है। सामंती व्यवस्था में आ जाएं, वो भी जिसमें सामंत एक ओर है और सर्फ दूसरी ओर है, वहां पर भी जो है संघर्ष अर्थ को लेकर के ही है, आर्थिक आधार पर ही है। पूंजीवादी व्यवस्था में आ जाए, एक तरफ पूंजीपति वर्ग है, दूसरी तरफ मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है। इन दोनों के बीच संघर्ष भी जो है, तो ये हर जगह जो है आर्थिक जो द्वंद्व है, आर्थिक संघर्ष है, आर्थिक जो कॉन्फ्लिक्ट है या आर्थिक जो हित है उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो दरअसल हर अवस्था में दिखाई देता है। और इतिहास इसी वर्ग संघर्ष का विवरण है।
इतिहास जो है वो इसी वर्ग संघर्ष से गुजर करके आगे बढ़ता है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि उत्पादन के उपादान और उत्पादन के संबंध से मिलकर के जो है एक समाज बनता है, आर्थिक व्यवस्था बनती है, उस आर्थिक व्यवस्था पर आधारित समाज बनता है। जैसी उत्पादन की व्यवस्था है वैसा ही समाज है। फिर समाज में परिवर्तन कैसे आता है, मैंने पहले भी जो है पिछले क्लास में भी इस बात पर जोर दिया था कि उत्पादन के जो उपादान है, मुख्य रूप से जो तकनीक है, वो लगातार आगे बढ़ती रहती है। अब प्रश्न उठता है कि लगातार क्यों आगे बढ़ती रहती है। मार्क्स एक्सप्लेन करता है कि चूंकि वो विकासवादी है, वो विकास की यात्रा तय कर रही है, इसलिए जो है वो आगे बढ़ती है, अधिक से अधिक उत्पादन करने की दिशा में आगे बढ़ती है। अब उत्पादन के उपादान की वजह से उत्पादन की जो उत्पादन की संरचना है या उत्पादन के उपादान में प्रोग्रेस के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था तो आगे खिसक जाती है, लेकिन उसके आधार पर जो उसके अनुरूप जो उत्पादन संबंध होने चाहिए वो उतनी जल्दी नहीं बन पाता, क्योंकि पीछे के समाज में जो संसाधन संपन्न वर्ग है, जो सुविधा संपन्न वर्ग है, वो समाज में परिवर्तन लाने नहीं देना चाहता। तब जो क्या है, एक दो जो है, एक आने वाला समाज और एक पीछे का समाज, दोनों के बीच संघर्ष होता है, और संघर्ष में क्रांति होती है, हिंसा होती है, और उसके बाद जो है इतिहास आगे बढ़ता है, और जो उत्पादन के उपादान है उसके समानांतर एक उत्पादन संबंध या समाज की व्यवस्था हो जाती है। इसी को जो है इतिहास में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहते हैं। वर्ग संघर्ष में राज्य की क्या भूमिका है, एक और प्रश्न है इसी में। इस पूरे वर्ग संघर्ष में, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे ही जो है समाज आदिम साम्यवादी अवस्था से निकल करके दास व्यवस्था में प्रवेश करता है, और वहां निजी संपत्ति का जन्म होता है, असमानता का जन्म होता है, शोषण का जन्म होता है, और इस सारी कुरीतियों के कारण जो संसाधन संपन्न वर्ग है वो अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण करता है। राज्य का निर्माण दरअसल वर्ग के निर्माण के बाद ही प्रारंभ हुआ है। वर्ग बनने के बाद जो संसाधन संपन्न वर्ग है वो अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण करता है। तो निश्चित रूप से राज्य जिसने बनाया है उसके हितों की रक्षा करेगा, और जब भी दो वर्ग में संघर्ष होता है तो राज्य की भूमिका हमेशा हमेशा जो है वह संसाधन संपन्न वर्ग के हितों और जो संसाधन विहीन वर्ग है, जो विपन्न वर्ग है, उनके शोषण में सहायक होता है। उसके शोषण करने में जो है वो अपनी वो भूमिका निभाता है। तो वर्ग संघर्ष में जो है राज्य की भूमिका हमेशा से जो है संसाधन संपन्न वर्ग, चाहे दास व्यवस्था में स्वामी वर्ग हो, सामंती व्यवस्था में सामंत हो, या पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग हो, इन्हीं का साथ देता है। और हमेशा जो दूसरा वर्ग है, जो संसाधन विहीन वर्ग है, उसके विरुद्ध होता है, उसके लिए वह हर प्रकार के वह इंतजाम करता है जिसमें उसका शोषण बहुत आसानी से हो सके। वर्ग संघर्ष जो है धीरे धीरे जब पूंजीवादी व्यवस्था में प्रवेश करता है, तब वर्ग संघर्ष की जो प्रकृति है उस पर मार्क्स ज्यादा जोर देता है, क्योंकि मार्क्स यहीं से व्यवस्था को बदल करके व्यवस्था को समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था में परिणत करना चाहता था। इसलिए ज्यादा फोकस उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था में जो वर्ग संघर्ष है उस पर ही किया था। और इसकी जो है पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष का जो है एक डिटेल जो है एनालिसिस या व्याख्या जो है उन्होंने प्रस्तुत की है। सबसे पहले वो कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था दरअसल मास प्रोडक्शन पर आधारित है। पूंजीवादी व्यवस्था कभी भी प्रोडक्शन लोगों की आवश्यकता के अनुसार नहीं करता, बल्कि जो इंडस्ट्री की कैपेसिटी है, मशीन की कैपेसिटी, जो पोटेंशियल है, उसका फुल यूटिलाइजेशन करके इतना प्रोडक्शन कर देता है जितनी की जो है मार्केट में डिमांड नहीं है। और जब मार्केट में डिमांड नहीं होती है तो फिर जो है दाम घट जाते हैं, वस्तु के दाम घट जाते हैं, मुनाफा गिर जाता है, इंडस्ट्री को, पूंजीपतियों को घाटा लगता है। तो इस अवस्था को मार्क्स जो है पूंजीपति के लिए, पूंजीवादी व्यवस्था के लिए संकट का दौर कहता है। और जब मांग गिर जाती है तो जो है मंदी का दौर शुरू हो जाता है। मंदी का दौर शुरू हो जाता है तो फिर जो है
उद्योगपति अपने अपने खर्चों को कम करने के लिए जो है मजदूरों की छटनी करते हैं, फिर उनकी परचेजिंग पावर और कम हो जाती है, और इस तरह से वो लगातार जो है एक चक्र में, संकट के चक्र में फंसता जाता है। इस संकट के चक्र से क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक और तो छोटे जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, वो घाटा सह नहीं पाते और वो अपने उद्योग को बेच देते हैं, बड़े उद्योग को। इस प्रकार जो है इससे क्या होता है कि उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का आकार छोटा होता जाता है और उनका धन बढ़ता जाता है, और दूसरी तरफ मजदूरों की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि वो जब अपना उद्योग पूंजीपति को बेच देता है तो फिर वो श्रमिक वर्ग को ज्वाइन कर लेता है। और दूसरी तरफ इस सारी जो संकट है, उस संकट में सबसे बड़ी मार जो है वह मजदूरों पर पड़ती है। मजदूरों की हालत और बद से बदतर होती चली जाती है। इसी के समय जो है कॉस्ट कटिंग के चक्कर में जो है न्यू इनोवेशन किए जाते हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, इनोवेटिव जो है मशीनें आती हैं। इसके कारण भी जो है मजदूरों की छटनी होती है, तो श्रमिकों के कष्टों में लगातार वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। एक और पूंजीपति वर्ग छोटा होता जा रहा है, दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग बड़ा होता जा रहा है, और उसके बाद श्रमिक वर्ग एक और बड़ा होता जा रहा है, दूसरे और उसके कष्ट भी बढ़ते जा रहे हैं, उस पर अत्याचार, उसका शोषण भी बढ़ता जा रहा है। और इसी जो है शोषण के दौर में श्रमिकों में अपने अधिकारों या अपने स्थिति को लेकर के चेतना का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। जो मजदूर अब तक मजदूर थे वो यह सोचने लगते हैं कि मजदूर क्यों हैं। ये चेतना क्लास इन इटसेल्फ से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है क्लास फॉर इटसेल्फ। अभी तक मजदूर वर्ग थे, लेकिन उसमें चेतना नहीं थी कि मजदूर हैं, और मजदूर के श्रमिक और श्रमिक के हित एक हैं, और उन्हें उनकी स्थिति में बदलने के लिए उन्हें संगठित होने की आवश्यकता है। जब ये चेतना आने लगती है, जब ये चेतना आती है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों का संगठन बन जाता है। मजदूरों का संगठन बनता है, तब जो है वो एक साथ आंदोलन के लिए, अपने हकों के लिए, अपने 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 अधिकारों के लिए जो है संघर्षरत होते हैं। इसी काल में हम देखते हैं कि साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी संघर्ष के कारण विश्व युद्ध भी होते हैं, बहुत सारे युद्ध होते हैं। इन युद्धों के कारण भी जो है पूंजीपति वर्ग धीरे धीरे कमजोर होता है। तो एक और तो पूंजीपति वर्ग कमजोर हो रहा है, उसका आकार छोटा हो रहा है, उसकी संपत्ति बढ़ रही है। दूसरे मजदूरों की स्थिति में जो है परिवर्तन आ रहा है, मजदूर की संख्या बढ़ रही है, मजदूरों का कष्ट बढ़ रहा है, मजदूरों का शोषण बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ उसमें चेतना बढ़ रही है, उसमें संगठन की भावना बढ़ रही है, वो संगठित होते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एकत्रित हो रहे हैं। और उसके बाद वो मिल करके जब संघर्ष करेंगे, तो चूंकि पूंजीपति वर्ग बहुत कमजोर हो चुका होगा, तो इसलिए बहुत थोड़े से धक्के से ही पूंजीवादी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, और पूंजीवादी व्यवस्था पर जो है, पूंजीवादी व्यवस्था पर या पूंजीवादी व्यवस्था के राज्य पर जो है मजदूरों का, श्रमिकों का जो है कब्जा हो जाएगा। इसको वो कहता है श्रमिकों का तानाशाह, श्रमिकों का अधिनायकवाद। श्रमिक जो है राज्य के उपकरणों पर कब्जा कर लेंगे, और राज्य के उपकरणों का की सहायता से वो पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने में लग जाएंगे। पूंजीवादी व्यवस्था के प्रत्येक ट्रेस को, प्रत्येक जो चिन्ह उसको मिटाने की कोशिश करने लगेंगे, और इस तरह से जो है पहले वो जो वर्ग है उसका नाश करेंगे, और उसके बाद जो है पूरी संपत्ति पर, पूरे उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का, पूरे मजदूर वर्ग का स्वामित्व होगा। और इस प्रकार से जो है कम्युनिटी कंट्रोल, और उसके बाद उससे उत्पन्न जो लाभ होंगे वो पूरे समाज में वितरित होंगे। ये समाजवाद का लक्ष्य होगा। और समाजवाद अपने आप को बनाए नहीं रखेगा, बल्कि वो तो एक इंटरमीडिएट स्टेज है, बीच का रास्ता है, जब वो राज्य के उपकरणों का इस्तेमाल करेगा उन ट्रेसों को मिटाने के लिए, और धीरे धीरे वो ट्रेस मिट जाएंगे तो राज्य की भी आवश्यकता नहीं रहेगी और राज्य भी मिट जाएगा। और इस तरह से एक नए युग में प्रवेश होगा, जिसको हम साम्यवादी व्यवस्था कहते हैं, जो वर्ग विहीन और राज्य विहीन अवस्था होगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार पाएगा और क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। तो ये पूरा जो है क्लास स्ट्रगल के द्वारा वो साम्यवाद तक कैसे पहुंचते हैं, उसकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं।
साथ ही इसकी आलोचना भी देख लें। आलोचक जो है ने इस कॉन्सेप्ट की भी गंभीर आलोचनाएं की हैं। पहली आलोचना ये की जाती है कि इतिहास मात्र वर्ग संघर्ष का इतिहास। कहने की बहुत सामान्य सी बात है कि यदि पूरे इतिहास का आप एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि तरक्की के लिए, विकास के लिए, कला, विज्ञान, उद्योग इत्यादि के विकास के लिए शांति का काल होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इतिहास का मूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे इतिहास युद्धों से भरा हुआ है, संघर्षों से भरा हुआ है निसंदेह। लेकिन यदि काल, युद्ध के काल और शांति के काल की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि युद्ध और संघर्ष के जो काल है वो शांति के काल से बहुत छोटे हैं। इसलिए ये कहना कि इतिहास मात्र संघर्ष का विवरण है, यह बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। दूसरी चीज, विकास में सहयोग और सामंजस्य का अधिक महत्व होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस, जहां हिंसा होती है वो हिंसा को ही जन्म देती है और उसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। यदि विकास करना है, यदि रचनात्मक कार्य होने हैं, यदि बिल्डिंग का काम होना है, बनाने का काम होना है, तो निश्चित रूप से सहयोग और सामंजस्य की आवश्यकता पड़ती है। सहयोग के बिना जो है समाज में जीवन दुभर हो जाएगा, विकास असंभव हो जाएगा, किसी प्रकार के विकास का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए ये कहना कि लगातार समाज में संघर्ष रहे हैं, यह तथ्य से परे दिखाई देता है। तीसरी आलोचना की जाती है कि वर्ग संबंधी मान्यता ही दोषपूर्ण है। जो आप कहते हैं कि समाज में दो वर्ग हैं, लेकिन हम देखते हैं कि समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं। ठीक है, अमीर और गरीब है एक और है, लेकिन अमीर गरीब में भी बहुत सारे बीच में वर्ग आ जाते हैं। पूंजीपति वर्ग है, दूसरे नीचे मजदूर है, मजदूर के बीच में बहुत सारे हैं, मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के भी कई लेयर हैं, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। तो इस तरह से बहुत सारे कैटेगरी बन जाते हैं। प्रोफेशन के आधार पर देखें तो वकीलों का है, डॉक्टरों का है, मास्टरों का है, सरकारी कर्मचारियों का है, मजदूरों का है, किसानों का है, बहुत सारे वर्ग हैं इस तरह से। इसलिए ये कहना है कि वर्ग केवल दो ही हैं और आर्थिक आधार पर होते हैं, नहीं, सांस्कृतिक आधार पर भी होते हैं। वर्ग तो सांस्कृतिक आधार पर, जातीय आधार पर भारत में बहुत व्यापक जो है ग्रुपिंग्स हैं। संस्कृति है, भाषा है, क्षेत्र है, बहुत सारे आधार हैं जिस पर समाज में वर्ग बटे हुए हैं। इसलिए ये कहना कि समाज केवल दो ही वर्गों से बना है, ये मान्यता दोषपूर्ण है। एक और चीज देखें कि संघर्ष दो वर्गों में का होना संघर्ष है, दोनों के वर्ग के हित विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। एक वर्ग हो तो भी जो है संघर्ष होते हैं। जैसे पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है तो पूंजीपतियों में जो है प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, एक दूसरे को जो है मार्केट से हटाने की, मार्केट से खत्म करने की जो है चेष्टा होती है। तो संघर्ष ऐसा नहीं है कि संघर्ष के लिए दो गुटों का होना जरूरी है, और जहां एक गुट होंगे, जहां एक ही वर्ग होगा, जैसे वो कहते हैं केवल मजदूर वर्ग होगा, वहां संघर्ष नहीं होगा। मजदूरों के बीच में संघर्ष होते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के संघर्ष होंगे। इसलिए एक ही वर्ग में मतभेद और संघर्ष भी संभव है। यहाँ पर राष्ट्रीय तत्व की उपेक्षा है। निश्चित रूप से जो हम बात करते हैं वर्ग तो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह अमीर गरीब है, हर जगह संसाधन संपन्न संसाधनहीन वर्ग है। तो क्या उनमें उसमें तारतम्य है, उसमें समानता है? क्या वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर? नहीं। हम देखते हैं कि एक देश के लोग चाहे वो जितने भी ग्रुप में बटे हुए हो, लेकिन राष्ट्र के नाम पर वो एक है। राष्ट्रीय भावना जो है उन्हें इन चीजों से ऊपर उठाती है और उन्हें राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के नागरिक को प्रस्तुत करती है और राष्ट्र के लिए जीने मरने के लिए उन्हें उत्प्रेरित और उत्साहित करती है। तो राष्ट्रीय तत्व जो है वो मार्क्स के वर्ग संघर्ष के कॉन्सेप्ट में दिखाई नहीं देता। पूंजीवाद के अंत के संदर्भ में जितनी बातें उन्होंने कही कि पूंजीवादी व्यवस्था मास प्रोडक्शन पर आधारित है और मास प्रोडक्शन की वजह से क्राइसिस है, संकट होता है, यह संकट चक्रीय होता है और चक्रीय संकट के बाद जो है पूंजीपति वर्ग कमजोर हो जाता है, मजदूर जो है की संख्या बढ़ जाती है, मजदूरों की संख्या के साथ संख्या बढ़ने के साथ साथ उसकी स्थिति भी खराब हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, समाजवादी व्यवस्था है, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जहां क्रांति की होने की बात कही थी, भविष्यवाणी की थी कि जहां उद्योग व्यवस्था पूरी तरह से विकसित होगी वहीं क्रांति होगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। रूस में क्रांति हुई जो मूल रूप से एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री था, एक कृषि प्रधान देश था। दूसरी बात, पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं हुआ कि मजदूरों की स्थिति लगातार खराब होती गई। पश्चिमी देशों ने दिखाया कि मजदूरों की स्थिति में लगातार सुधार आया।
लोग जो है विरोध करने के बजाय उसके साथ सहयोग करने लगे। लोगों के मजदूरों के लिए बहुत सारे राज्य ने इंतजाम किए। राज्य जो है वो केवल शोषण में संसाधनों का साथ नहीं दे रहा था, बल्कि राज्य ने उनके लिए इंतजाम किए, कानून बनाए, उनके लिए काम के घंटे निश्चित किए, उनके काम के लिए अच्छे वातावरण उपलब्ध कराए, उनके जीवन यापन के लिए बहुत सारे जो है कंडीशंस तय किए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे इंतजाम किए, उनके उनके जो है सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत सारे इंतजाम किए। इसलिए उस सारे जो पूंजीवादी व्यवस्था के अंत के बारे में जितनी बातें कही गई थी सब निराधार निकली। तो इसलिए मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का कॉन्सेप्ट है वह पूरी तरह से सही दिखाई नहीं देता। तो ये मार्क्स का वर्ग संघर्ष का कॉन्सेप्ट था। आज इतना ही।